हाँ जी बच्चों, तो चलें फिर। तो पहले बेसिक्स ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करने के बाद, यानी जिस चैप्टर में हमारे क्या थे, मीनिंग थे किसके, डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर के, होल टाइम डायरेक्टर के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि एमडी के, मैनेजर के, ठीक है, सीईओ क्या होता है, सीएफओ क्या होता है, और ऑफिसर क्या होता है, ऑफिसर हुज इन डिफॉल्ट क्या होता है। ये सब पढ़ने के बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया बेटा, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम कि कौन सी कंपनी को कितने डायरेक्टर चाहिए, कितने वीमेन डायरेक्टर चाहिए, कितने डायरेक्टर रेजिडेंट होने चाहिए, कितने डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कहने का भाव कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, और किसी कंपनी को अगर डायरेक्टर चाहिए तो वो डायरेक्टर लेके कहां से आए। तो यानी कि डाटा बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया गया डाटा बैंक है, जो कई सारे इंस्टीट्यूशन है जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई वगैरह वो मेंटेन करते हैं। तो कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, वहां से वो अपॉइंट कर सकते हैं। उसके अलावा एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसके अलावा डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाए, अपॉइंट करने का प्रोसीजर 152 में, ठीक है। और रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी बातें हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें इसमें बेटा क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें चैप्टर में पहले बता दूं, जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें कंपोजिशन डिस्कस किया गया है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, डायरेक्टर बना कैसे जाए वो डिस्कस किया गया है, और डिस्कस किया गया है कि डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कौन कर सकता है, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कौन कर सकता है। वैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो किसके पास है, मेंबर्स के पास है प्राइमरी, फिर बोर्ड के पास भी है 161 में। उसके अलावा सेक्शन 242 में क्या है कि एनसीएलटी भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इसी चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि डायरेक्टर जो रिजाइन करके कैसे जा सकते हैं। उसके अलावा इसी चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जाए। तो ये चैप्टर पहली बात तो बहुत रेलिवेंट है, तो आपको ये क्या है कि चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें वेटेज काफी ज्यादा है। तो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि डायरेक्टर चैप्टर को क्या है कि बहुत अच्छे से करके चलो, ताकि क्या है कि आपका जो पास होने का जो फंडा है वो यही है, एक तो आपका जो डायरेक्टर्स का पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है वो, प्लस जो जीएम का चैप्टर है वो, ये दो तो आपने कम से कम 15-20 बार अच्छे से रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। ताकि इसमें कुछ भी आ जाए आपको सेक्शन भी याद हो और पोजीशन भी अच्छे से याद हो, ठीक है बेटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया इस चैप्टर में डिस्कशन ही क्या करनी है कि डायरेक्टर का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, कंपनी कैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करे, कैसे डायरेक्टर खुद रिजाइन कर सकता है और कैसे वो निकल सकता है कंपनी में से, ठीक है, और कैसे कंपनी उसे निकाल सकती है कंपनी में से। तो ये सारी बातें क्या है बेटा इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। तो आइए चलते हैं आगे। तो पहला जो सेक्शन है वो क्या है हमारा 149, ठीक है। एक चीज ये याद रखना, इस चैप्टर में जो सेक्शन डिस्कस किए हमने वो 149 से 172 तक है, 149 से लेके 172। और इसके जो रूल्स हैं वो कौन से हैं, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, ठीक है। क्या रूल्स है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 रूल्स है बेटा इसके। तो ये आगे चलते हैं। तो पहली बात कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है किसी कंपनी को चाहिए, पब्लिक कंपनी को कितने चाहिए 3, प्राइवेट कंपनी को कितने चाहिए 2, 1% को कंपनी को कितने चाहिए 1। तो पहली बात तो याद रखना कि बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस क्या है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अपने आप ही, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर में बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं अपने आप में। तो अलग अलग सिस्टम है। नंबर ऑफ मेंबर क्या है, अगर हम बात करें ओपीसी की, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स बात करें, अगर ओपीसी की बात करें, प्राइवेट की बात करें बेटा, पब्लिक की, ठीक है। तो ओपीसी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, कम से कम एक ही होता है जी, ठीक है। 1% कंपनी का मतलब ही क्या है, 1% कंपनी में से कंपनी हैविंग ओनली 1% एज ए मेंबर, वो भी क्या होता है इंडिविजुअल, ठीक है। उसका एक नॉमिनी जरूर होता है उस केस में। तो मेंबर तो कितने होते हैं, एक ही होते हैं बेटा, ठीक है।
मेंबर कितने होते हैं? एक ही होते हैं। और प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं मेंबर? कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम कितने होते हैं? 7। ठीक है, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। तो इतने मेंबर्स होते हैं कम से कम। ठीक है, और पब्लिक जो डायरेक्टर्स कितने होते हैं कम से कम? ठीक है, डायरेक्टर्स कितने होते हैं कम से कम? ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। पहली कंफ्यूजन तो ये दूर करो अपनी। नंबर ऑफ मेंबर क्या है? 1 2 1 2 सेम। प्राइवेट कंपनी में मेंबर कम से कम 2, डायरेक्टर कम से कम 2। ओपीसी में मेंबर होता ही 1 है, पर डायरेक्टर कम से कम कितना होना चाहिए? 1 पर्सन कंपनी में 1। पब्लिक कंपनी में मेंबर कितने होते हैं कम से कम? 7। और डायरेक्टर कितने होते हैं कम से कम? 3। अब ये बातें लिखी कहाँ है बेटा? ये सेक्शन 3 में लिखी हुई है। मेंबर की संख्या वाली बात क्या है? सेक्शन 3 में। और डायरेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, ये तो हम पढ़ने लगे हैं अभी। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? 149। और अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम अगर मेंबर्स की बात करें, मैक्सिमम मेंबर्स की, तो 1 पर्सन कंपनी को तो नॉट एप्लीकेबल है। क्यों? नाम ही क्या उसका? 1 पर्सन कंपनी। सो मेंबर होते कितने हैं? 1। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट में ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने होते हैं? 200। ये बात कहां की गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 68, यानी कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? ये तो पता ही है आपको, नो लिमिट। लाखों करोड़ों जितने मर्जी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं किसके? मैक्सिमम। ठीक है, पब्लिक कंपनी के। तो मेंबर की बात करें, मेंबर की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी में कितने? 1 ही होता है। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने होते हैं? 2। पब्लिक में कम से कम कितने होते हैं बेटा? 7। और मैक्सिमम कितने होते हैं मेंबर्स की बात करें? ओपीसी में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? मेंबर होते कितने हैं? 1 उसमें। प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। लिखा कहां बेटा? ये सेक्शन 2 क्लोज 68। और पब्लिक कंपनी में कितने? कोई लिमिट नहीं है। अगर डायरेक्टर की बात करें, कम से कम कितने होने चाहिए? 1 2 3। 1 पर्सन कंपनी में कम से कम कितने? 1। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने? 2। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने? 3। ये सारी बातें कहां लिखी हैं बेटा? सेक्शन 149 में। उसके बाद चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? ये बातें भी कहां लिखी हैं? 149 में। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। कितने? 15। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कितने बेटा? 15। और 15 से ज्यादा चाहिए तो क्या चाहिए इनको? एसआर। स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, 15 से ज्यादा अगर डायरेक्टर हो जाते हैं तो क्या चाहिए इनको? एसआर चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये बात कहां लिखी? 149 में। अब चलिए, अब ये आपको थोड़ा सा बेसिक जो आपको कंफ्यूजन होती है वो मैंने कोशिश की कि दूर हो जाए, जिन बच्चों को होती है और ज्यादा बच्चों को होती है, जो मेरा तजर्बा रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3। ओपीसी में 1, प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 3। और जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं? 15। अब आप पूछेंगे सर 1 पर्सन कंपनी में कितने होते हैं? सब में 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सभी में अधिकतम संख्या कितनी है? 15 ही है। और 15 से ज्यादा पॉइंट करने तो क्या चाहिए? एसआर। एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। वो आपको पता ही है कि सेक्शन 114 क्या होता है? ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिंपल मेजोरिटी। एसआर मतलब 3 टाइम्स मेजोरिटी, मतलब जो वोट फेवर में है वो अगेंस्ट जो वोट गई है उसका एटलीस्ट 3 गुना फेवर में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, 114 सेक्शन में ये बात लिखी है। उसके बाद चलिए, तो इंक्रीज करना है 15 से ज्यादा तो क्या चाहिए? एसआर इन जीएम। फिर आई बात वीमेन डायरेक्टर की। किसकी बात? वीमेन डायरेक्टर की। देखो, वीमेन डायरेक्टर में बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि जो पब्लिक कंपनीज है केवल उसी में रिक्वायरमेंट है, बट वो भी सब में नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात क्या याद रखनी है? प्राइवेट कंपनी में वीमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट बेटा नहीं है। कैसे? वीमेन डायरेक्टर कहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड कंपनी टू हैव एटलीस्ट 1 वीमेन डायरेक्टर। तो अगर रिक्वायरमेंट है भी है तो कितनी है? 1। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये ऐसा क्यों? पार्शियलिटी है।
ठीक है, एक तरफ से कहते हैं कि लड़के लड़कियां एक समान है, बट फिर भी क्या है कि वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो ये एक तरह की क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट है, यानी वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। इससे देखिए एक चीज़ तो ये होती है कि एक बैलेंस बनता है कंपनी में। डायरेक्टर में क्या है कि मेल फीमेल का जैसे एक बैलेंस, इसको ना बैलेंसिंग टीम होती है, तो वो भी रिक्वायरमेंट थी इस लॉ में, ठीक है। और वो कंपनीज एक्ट 56 में नहीं थी, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट। तो ये एक्ट एक बैलेंसिंग एक्ट है, मेजर स्टेक होल्डर्स के लिए तो सोचा ही सोचा है, साथ में वीमेन एम्पावरमेंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। जैसे CSR का कॉन्सेप्ट आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का न्यू कॉन्सेप्ट, तो इस लॉ में बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किए गए, जैसे 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब वीमेन डायरेक्टर चाहिए किन कंपनीज को? पहली बात, जो कंपनी क्या है, लिस्टेड है, ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और एवरी अदर पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ऐसे है कि पब्लिक कंपनी जो है वो तो दो तरह की होगी, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, ठीक है। अब लिस्टेड में तो है ही है जी, लिस्टेड में तो वीमेन डायरेक्टर चाहिए, तो उसमें रिक्वायरमेंट बेटा क्या है, मैंडेटरी। लिस्टेड कंपनी में तो क्या है कि वीमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ही करनी है। और जो अनलिस्टेड है उसकी दो कैटेगरी है, एक स्पेसिफाइड, ठीक है। और स्पेसिफाइड क्या है कि जहां पे कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, सब लिखा हुआ नोट्स में जो हम पढ़ा रहा हूं मैं, और टर्नओवर कितनी है बेटा, 300 CR या उससे ज्यादा, ठीक है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, उसकी अगर पेड अप कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर कितनी है, 300 करोड़ या उससे ज्यादा, तो एक वीमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। तो बाकी जो इसमें फॉल नहीं करी, जिस कैटेगरी में फॉल नहीं करी, तो वहां पे क्या है, अदर्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या, नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में भी क्या है, नो रिक्वायरमेंट, कुछ मेंशन नहीं है। तो मतलब प्राइवेट कंपनी पे ये जो वीमेन डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, ये प्रोविजन है, वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के बेटा ये हुआ कि जो पब्लिक कंपनीज है अगर वो लिस्टेड है तो उसे तो एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। और जो कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है, तो उस केस में क्या है कि जो स्पेसिफाइड कंपनीज है, यानी जिनकी पेड अप कैपिटल बेटा कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर कितनी है, 300 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उन कंपनीज को एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। और जो बाकी कंपनीज हैं, यानी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जो स्पेसिफाइड नहीं है, या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको वीमेन डायरेक्टर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया बेटा कि कहते हैं कि जो ये पेड अप कैपिटल है या ये टर्नओवर है, ये किस दिन की देखनी है, किस दिन किस तारीख की ये पेड अप कैपिटल या टर्नओवर देखनी है। तो कहते हैं कि जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो सेक्शन 2 क्लोज 40 में कवर्ड है, ठीक है। क्या है, सेक्शन 2 क्लोज 40 में कवर्ड है, मतलब वो बैलेंस शीट जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा था, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, फैनी, उसके साथ कोई एनेक्सेस है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल या टर्नओवर जो देखनी कब की है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और देखनी कब की है, अगर पेड अप कैपिटल है वो तो ऑब्वियसली लास्ट डेट की देखनी है। मान लीजिए हमारे पास 17-18 के ऑडिट वाले अकाउंट अवेलेबल है, ठीक है, अगले सालों के नहीं है अभी, तो हम टर्नओवर कौन से दिन की देखेंगे, 31/3/2018 की, ठीक है, 31/3/2018 की हम टर्नओवर बेटा क्या है देखेंगे। और जो पेड अप कैपिटल 31/3/2018 की क्या है, पेड अप कैपिटल देखेंगे। और जो टर्नओवर देखेंगे हम वो इस पूरे साल के देखेंगे, 17-18 जिस साल के हमारे पास अकाउंट्स ऑडिटेड अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आया कि वीमेन डायरेक्टर की अगर क्या है कि कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है, क्या है, वीमेन डायरेक्टर की अगर कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि इसको बोर्ड मीटिंग में फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। बोर्ड क्या है, इसको फिलअप कर सकती है एट द अर्लिएस्ट, जितनी जल्दी हो सके, बट नॉट लेटर देन इमीडिएट बोर्ड मीटिंग या 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर।
तो कहने का भाव क्या है कि यानी कि अगर वीमेन डायरेक्टर की क्या है कि वैकेंसी अगर अराइज हो गई, क्या है बेटा, वीमेन डायरेक्टर की अगर क्या है वैकेंसी अराइज हो गई, तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए आज वैकेंसी अराइज होती है, आज क्या वैकेंसी अराइज हो गई, तो जिस दिन वैकेंसी अराइज हुई उसके बाद जब भी बीएम आई या जब 3 महीने पूरे हो रहे हैं वैकेंसी के बाद, मान लीजिए 3 महीने बीएम आने के बाद पूरे हो रहे हैं, तो बीएम जब आई वैकेंसी के बाद या जब 3 महीने पूरे हुए, विच एवर इज लेटर, तो जब 3 महीने पूरे हो रहे हैं वो लेटर हो रहा है, तो यहाँ कंपनी के पास टाइम है कि यहाँ तक क्या है कि वो वैकेंसी फिल कर ले। उसके अलावा कि मान लीजिए दूसरा केस है कि वैकेंसी राइज हुई, ठीक है, 3 महीने हो गए, कंपनी की कोई बीएम ही नहीं हुई, ठीक है, तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब बीएम होगी, क्यों, वैकेंसी से 3 महीने या जब भी बीएम होगी, बीएम मान लीजिए हुई 4 महीने बाद, 4 महीने बाद वैकेंसी के 3 महीने तक, ठीक है, या वैकेंसी से बाद जब बीएम हुई विच एवर इज लेटर, तो कंपनी इस टाइम तक क्या है वैकेंसी फिल कर ले। मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ कि बीएम का जो फ्रीक्वेंसी का सेक्शन है वो कौन सा है, 173, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम बीएम 4, और 2 बीएम में गैप कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेज का, ठीक है। तो वैकेंसी, चलो यहाँ पे रहते हैं, वैकेंसी क्या है कि हो गई वीमेन डायरेक्टर की राइज, तो वैकेंसी राइज होने के बाद जब भी बीएम आई या फिर 3 महीने विच एवर इज लेटर, तो मेरी फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि 3 महीने बाद में पूरे हो रहे हैं, तो यहां तक क्या है कि वैकेंसी फिल कर ली जाए। दूसरा केस क्या है कि वैकेंसी राइज हुई, उसके बाद 3 महीने हो चुके हैं बट बीएम नहीं आई, तो जब भी बीएम आएगी तो तब वो वैकेंसी फिल कर ली जाए, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं। तो ये बात हुई हमारी वीमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फिल करने की बात। फिर है रेजिडेंट डायरेक्टर। तो देखिए रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है, जिसकी स्टे क्या है इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितनी है, एटलीस्ट 182 डेज, इंडिया में स्टे कितनी है 182 डेज। तो हर एक वो कंपनी, कोई भी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, तो उसको क्या है कि एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए। ओपीसी है तो उसका तो डायरेक्टर होता ही एक है, सॉरी एक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होते हैं, सेम है, सॉरी। तो ओपीसी है या प्राइवेट है या पब्लिक है, तो हर एक कंपनी को क्या चाहिए, एक डायरेक्टर क्या चाहिए, रेजिडेंट चाहिए। हर एक कंपनी को क्या है कि एक डायरेक्टर क्या चाहिए बेटा, रेजिडेंट चाहिए। तो अब क्वेश्चन आया कि रेजिडेंट क्या होता है, तो रेजिडेंट बिल्कुल सिंपल है, जिसकी स्टे प्रीवियस ईयर में कितनी है 182 डेज इंडिया में है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजिडेंट बोलेंगे। और दूसरी बात, अब मान लीजिए सर आप बोलेंगे कि सर कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है, मान लीजिए कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है 1 नवंबर को, ठीक है, कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई 1 नवंबर 18 को हुई, तो सर अब क्या करें, तो कंपनी का साल कब खत्म हो रहा है 31/3/19 को, तो महीने ही 5 है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 महीने में कंपनी एक रेजिडेंट डायरेक्टर जो इंडिया में रहा हो 182 डेज, वो कहाँ से ढूंढ के लाए। हो सकता है एक बंदा बाहर से इंडिया में आया तो उसने आते ही कंपनी बना ली, ठीक है, तो आते ही क्या है कंपनी बना ली, बंदे के साथ जुड़ के 2 बंदे दोस्त बाहर से आए, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं। अगर क्या है कि अगर कंपनी जो है अभी पूरा साल हुआ ही नहीं बने को, तो जिस साल वो कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, उस साल क्या है कि जितने टाइम है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन से लेके साल खत्म होने तक का, तो आप प्रोपोर्शनल देख लीजिए, यानी कि 182 डेज कितने टाइम में चाहिए, पूरे साल के अंदर, यानी 365 के अगेंस्ट बंदे की स्टे कितनी होनी चाहिए, कम से कम एक की 182 डेज। तो कंपनी रजिस्टर्ड कितने टाइम हुई है, 5 महीने हुए अभी, तो 5 महीने का जोड़ लगा लिया जाए, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31, मान लीजिए आप अराउंड 150 दिन के करीब हो रहे हैं। तो आप क्या एस्टिमेट लगा लीजिए कि इतने दिन क्या है कि बंदे की स्टे, एक बंदे की एक डायरेक्टर की स्टे क्या है कम से कम इंडिया में बेटा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब तक क्या पढ़ा हमने कि कम से कम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, बेशक वो कंपनी 1 पर्सन है, प्राइवेट है या पब्लिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं 15, और 15 से ज़्यादा अगर अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसा चाहिए। फिर हमारी बात आई थी वीमेन डायरेक्टर की। वीमेन में क्या था, हर एक लिस्टेड कंपनी को एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए।
उसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 100 CR या उससे ज्यादा एंड टर्नओवर कितनी है 300 CR या उससे ज्यादा, तो उस कंपनी को भी एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए। तो यानी कि प्राइवेट को तो बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा क्या है, वीमेन डायरेक्टर की अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उस वैकेंसी को अराइज होने के 3 महीने के अंदर या वैकेंसी अराइज होने के बाद जब भी बीएम आएगी विच एवर इज लेटर तक फिल कर लिया जाए। और वीमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जो बात कर रहे थे कि 100 करोड़ पीयूसी देखनी है, चाहे टर्नओवर कितनी देखनी है 300 करोड़, देखनी कब की है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, फिर हमने बात की कि हर एक कंपनी को क्या है कि एक डायरेक्टर क्या चाहिए, रेजिडेंट चाहिए और उसकी स्टे इंडिया में कम से कम कितनी होनी चाहिए 182 डेज। फिर लास्ट में हमने बात की कि अगर एक कंपनी को रजिस्टर्ड हुए अभी 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो स्टे की रिक्वायरमेंट है तो 182 डेज को क्या है कि प्रोपोर्शनेट कर लिया जाए जितना टाइम कंपनी को रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। तो चलिए, तो उसके बाद है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो बेटा टॉपिक है ये काफी रिलेवेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं हर बार। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टॉपिक को मैंने अलग कर दिया, क्या है, इसको अलग कर दिया। तो आइए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन आया कि इन व्हाट वेज does the Company Act 2013 and rules made thereunder regulate the appointment of women director? तो कुछ खास नहीं है, तो इसमें इतना ही है कि कहते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 वीमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को किस प्रकार से रेगुलेट करता है। तो हमने एक प्रोविजन लिख देनी है कि सेक्शन 149 क्या है कि वीमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में डील करता है। तो उसमें क्या लिखा है कि लिस्टेड कंपनी को एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल अगर 100 CR या उससे ज्यादा है और टर्नओवर 300 CR या उससे ज्यादा है तो उसे भी क्या है एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट को नहीं चाहिए, वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उसके बारे में लिख देना कि 3 महीने के अंदर, और क्या है भाई जब बीएम आएगी वैकेंसी के बाद विच एवर लेटर तक वैकेंसी फिल कर ली जाए। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन थोड़े दिए हुए हैं, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इस सेक्शन को मैंने बिल्कुल समराइज किया हुआ है। ठीक है, क्या है, समराइज किया हुआ है इस टॉपिक के बाद, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं क्योंकि जो इसमें से जो समरी निकाली है वो सारा क्या है कि बिल्कुल पॉइंट कवरेज हुई है इसकी, बट मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बता रहा हूँ, बाद में समरी पढ़वा दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सेक्शन क्या है 151 और रूल नंबर इसका 7। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी में, तो पहली बात तो लॉ में जो शब्द होते हैं वो 2 ही होते हैं मेनली, मे या शेल। मे जो होता है वो रिकमेंडेटरी होता है, शेल जो होता है वो मैंडेटरी होता है। मे मतलब रिकमेंडेशन है, आपको सुझाव है आपको कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर पेनल्टी कोई नहीं लगाई जाएगी। और जो शब्द होता है शेल, शेल वो होता है मैंडेटरी। शेल शब्द क्या होता है, मैंडेटरी होता है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पीनल प्रोविजंस क्या होंगी, अट्रैक्ट। बट आप कभी भी देख लेना, जब भी हम लॉ पढ़ रहे होते हैं कहीं भी शब्द इज, एम, आर या फिर क्या आता है विल कहीं भी नहीं आता, मिलेंगे क्या शब्द आपको, मे या शेल। ठीक है, लो पहली बात तो आपको ज्यादातर शेल ही मिलेगा वहां पे। क्यों, लो आता ही क्यों है, रेगुलेशन के लिए, चीजों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता सरकार को पड़ती है। जहां पे चीजें खुद ब खुद सही चल रही हो तो वहां सरकार कहीं कानून नहीं बनाती। जहां सरकार को लगता है कि हाँ भी समाज में क्या है कि ढंग से काम नहीं हो रहा या इस चीज की होने की जरूरत है,
समाज को एक काम की इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ सरकार कानून बनाती है। तो कानून जब बनाती है इतना समय निकाल के, तो क्या है कि वहाँ पे अगर विल इज एम आर जो है वो नहीं चलता, वहाँ पे होता है क्या है कि शैल चलता है। वहाँ पे अगर क्या चलता है, में अगर यूज़ कर दिया गया ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या है कि लॉ की कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी। तो ज़्यादातर जगह मोर देन 90%, कई बार 99% लॉ में जब पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे शैल शब्द ही होता है, मे शब्द की आवश्यकता या उसमें जो डाला जाता है मे शब्द वो बहुत कम डाला जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो पहले क्या है, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। तो पहली बात तो क्या है कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ओनली लिस्टेड कंपनीज। मे अपोज नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस हैव ए स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो क्या बोलते हैं कि लिस्टेड कंपनी क्या है, शब्द क्या लिखा, में। तो लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट, वो भी किसके कहने पे, अपनी मर्जी से। ठीक है, क्या लिखा, मे अपॉन नोटिस ऑफ, लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ टोटल number of such small shareholders whichever is lower have a small shareholder director elected by small shareholders, provided that nothing in this sub-rule shall prevent a listed company to opt to have director representing small shareholders suo motu, and in such a case provisions of sub-rule 2 shall not apply for appointment of such director। तो देखिए सीधी सी बात कह रहे हैं कि कंपनी या तो अपनी मर्जी से खुद अपॉइंट कर ले तो कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया, ठीक है, अगर नहीं किया अपॉइंट तो क्या है कि कंपनी 1000 शेयर होल्डर्स, एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स के कहने पे, या फिर जो संख्या में क्या है एटलीस्ट 1/10 है, संख्या में जो एटलीस्ट 1000 है, या जो टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स है उसका 1/10 है, विच एवर इज लेस। यानी अगर मान लीजिए स्मॉल शेयर होल्डर की संख्या कितनी है 500, तो उसका 1/10 कितना हुआ 50 या 1000 विच एवर इज लेस। तो एटलीस्ट 50 स्मॉल शेयर होल्डर के कहने पे कंपनी क्या करेगी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो कंपनी सीओ मोटो भी अपॉइंट कर सकती है अपनी मर्जी से। अगर कंपनी अपनी मर्जी से नहीं करती तो कोई बात नहीं, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को बोल सकते हैं, ठीक है, कि मीटिंग बुलाइए, हम चाहते हैं कि क्या है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए। और एक चीज याद रखना कि ये में है दोनों जगह, यानी कि कंपनी की भी मर्जी है वो अपॉइंट करे ना करे। कंपनी ने अगर नहीं किया और स्मॉल शेयर होल्डर्स ने भी कुछ नहीं बोला, वो भी घर बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं कि ये जो प्रोविजन है सारी की सारी ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ, अगर स्मॉल शेयर होल्डर ने बोल दिया है कंपनी को, जो उनकी संख्या है, स्टैट्यूटरी लिमिट है, वो कितनी है 50 या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1000 विच एवर इज लेस। जो टोटल मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी स्ट्रेंथ है, अगर वो पूरी हो रही है और स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को बोल रहे हैं, तो कंपनी की जिम्मेवारी है कि कंपनी क्या है कि मीटिंग बुलवा के क्या है कि इसकी अपॉइंटमेंट को इंप्लीमेंट करे। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट और स्मॉल शेयर होल्डर्स में आस्था कंपनी, स्मॉल शेयर होल्डर क्या है, कंपनी को बोलेंगे कि मीटिंग बुलाइए, हम चाहते हैं कि हमारे में से क्या है कोई एक या बाहर से कोई एक एसएसडी अपॉइंट किया जाए। ठीक है, द स्मॉल शेयर होल्डर्स इंटेंडिंग टू प्रपोज ए पर्सन एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर शैल लीव ए नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन विद द कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग under their signature specifying the name, address, share held, folio number of the person whose name is being proposed for the post of director and of small shareholders who are proposing such person for the office of director। ठीक है, बहुत सिंपल बात कह रहे हैं कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स, जो एटलीस्ट संख्या में कितने हैं 1000 या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस, जो मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट है, यानी जो स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हाँ भी उसे उनमें से किसी एक बंदे को, उन्हीं स्मॉल शेयर होल्डर्स में से किसी एक बंदे को या बाहर किसी एक बंदे को
क्या है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाया जाए, तो कंपनी को एटलीस्ट मीटिंग से 14 डेज पहले नोटिस देंगे कि और अपनी डिटेल बताएंगे कि क्या है कि जो हम चाहते हैं डायरेक्टर को बनाया जाए, इस व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया जाए, उसकी डिटेल प्लस जो जो बंदे नोटिस दे रहे हैं उनकी डिटेल कंपनी को दी जाएगी। फिर आगे क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज्ड डज नॉट होल्ड एनी शेयर इन द कंपनी, द डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर नीड नॉट बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। देखिए, अब जो मेंबर्स हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी को नोटिस दे रहे हैं, तो आप उस बंदे का नाम बता रहे हैं, ठीक है, उसका एड्रेस बता रहे हैं, उसका फोलियो नंबर बता रहे हैं, कितने उसके पास शेयर्स है वो बता रहे हैं। अब मान लीजिए जिस बंदे को वो प्रपोज कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को हम क्या चाहते हैं कि डायरेक्टर बनाया जाए हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो क्या है कि हो सकता है कि उसके पास शेयर्स भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक स्मॉल, जिसको हम एसएचडी बनाना चाहते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उस एसएचडी जो उस व्यक्ति के पास क्या है कि कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएचडी बनने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ शेयर्स होने जरूरी है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बेटा नहीं है। तो फिर क्या है कि नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय ए स्टेटमेंट साइंड बाय द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एसएचडी स्टेटिंग दैट, उसका DIN क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अगर हम जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो चाहते हैं कि मिस्टर राम को क्या है कि एसएचडी बना दिया जाए, तो भैया एसएचडी बनने के लिए या डायरेक्टर कोई भी बनने के लिए एक पहले क्या होना चाहिए, डिन। अगर डिन नहीं है, अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है बेटा, तो क्या है कि आप सोच भी नहीं सकते डायरेक्टर बनने की। तो पहले डिन होना चाहिए, उसके बाद ये क्या है कि आगे की बात चलेगी, और वो डिस्क्वालीफाइड ना हो और उसकी कंसेंट ली जाए, ठीक है। तो मेंबर्स जो नोटिस दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है, नोटिस जो दे रहे हैं कंपनी को, उस नोटिस के साथ क्या लगा होना चाहिए, एक जिस बंदे को हम डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, एसएचडी बनाना चाहते हैं, तो उसका DIN होना चाहिए, डिन होना चाहिए, उसकी बाकायदा कंसेंट होनी चाहिए, उसके अलावा ये स्टेटमेंट होनी चाहिए बीच में कि हाँ भी ये व्यक्ति क्या है कि डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है, जो 164 में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो ये बंदा डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये डायरेक्टर बनने के काबिल है, ठीक है, इसकी हमने कंसेंट ले ली है, उसकी कंसेंट की कॉपी साथ लगानी है, प्लस क्या है कि DIN हमने मेंशन करना है। सच डायरेक्टर शैल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बहुत शानदार बात है। कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह ना हो। क्यों? एसएचडी जिसे बनाया जा रहा है वो तो जो छोटे छिटपट जो शेयर होल्डर्स हैं, जो जिनके पास शेयर्स की वैल्यू कितनी है, केवल 20,000 है, 20,000 तक की नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर होल्डर्स जो क्या है स्मॉल शेयर होल्डर्स, उनकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें क्या है कि डायरेक्टर बनाया जा रहा है। अब वो कंपनी के भीतर का बंदा होगा, अगर वो एसएचडी कंपनी के अंदर का बंदा होगा, तो वो किस प्रकार से क्या है कि स्मॉल शेयर होल्डर की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन कर सकता है। तो पूरे चांसेस है कहीं ना कहीं पार्शियलिटी जो है वो आ जाएगी, पार्टीशन जो है, जो पार्शियलिटी है वो बेटा आ जाएगी, और वो व्यक्ति जो अंदर का बंदा है या लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो क्या है कि स्मॉल शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहेगा अगर वो अंदर का बंदा है। तो लॉ में साफ साफ प्रोवाइड कर दिया इस व्यक्ति में जिसे हम एसएचडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सभी खूबियां काबिलियत होनी चाहिए जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में होती है। सच डायरेक्टर शैल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर subject to his being eligible under subsection 6 of section 149 and is giving a declaration of his independence in accordance with subsection 7 of 149। तो ये बंदा क्या है कि जिसको हम अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं वो अपना भी इंटेंशन क्लियर कर देगा, ठीक है, कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी कंसेंट फाइल कर रहा हूँ अपनी स्वेच्छा से। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ एसएचडी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 एक्सेप्ट। देखिए 152 की जो कंडीशंस है वो क्या है कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए, डिन होना चाहिए, और डायरेक्टर को अपॉइंट करना तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। तो जो बेसिक बातें हैं वो कंसेंट फाइल करेगा, उसकी कंसेंट जो है वो क्या है कि आरओसी के पास फाइल की जाएगी। तो जो बेसिक बातें हैं 152 की जो हमने पढ़नी है, ठीक है, वो सब बातें क्या है इसमें आ जाएंगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है। तो 152 जो सेक्शन है उसके जो सबसेक्शन 6 और 7 है, वो 6 और 7 वो डील किससे करते हैं, एक डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन
ठीक है, जो क्या है रोटेशनल डायरेक्टर है, जो क्या है रोटेशनल डायरेक्टर है, और जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, जो रिटायरिंग है, तो उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होती। उसमें हमने पढ़ना है कि एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स क्या होते हैं कंपनी के, कौन से होते हैं, रोटेशनल, और उसमें से 1/3 को रिटायर होना आता है हर साल। ये हमने पढ़ना है बेटा 152 में, इसका अगला सेक्शन 152 ही है। तो कहते हैं कि एक तो रोटेशनल की जो रिक्वायरमेंट है, लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये नहीं होता। यानी कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लो इसको, ये टॉपिक खत्म कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, किस तरीके से डायरेक्टर होते हैं। सर इसकी टेन्योर कितनी होती है, 3 साल। सच डायरेक्टर्स टेन्योर एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड ए पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 साल लगातार हो सकता है। और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इसे हम दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते। A person shall not be appointed as a SSD of a company if the person is not eligible for appointment in terms of 164। बेटा 164 किसका सेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है। 164 किसका सेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन का है। तो जो बंदा क्या है कि अंडर सेक्शन 164 क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। जो बंदा क्या है बेटा, अंडर सेक्शन 164 क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, तो वो क्या है कि डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। अब एक बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, अब वो आगे एसएसडी हो या एमडी हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तो सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर कहते हैं कि पर्सन अपॉइंटेड एज एसएसडी शैल वैकेट द ऑफिस इफ, अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है 164 में, ठीक है, या 167 में उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ जाता है। तो 164 में कुछ एक केसेस बता रखे हैं जो इसी चैप्टर का पार्ट है, कि जब क्या है कि कोई बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। और 167 में क्या है कि एक व्यक्ति क्या है कि डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुका है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं, अगर वो अट्रैक्ट हो जाती हैं तो उस अच्छे वाले बने व्यक्ति जो है डायरेक्टर बना हुआ है, उसे अपना ऑफिस वैकेट बेटा करना पड़ता है। तो 164 डिस्क्वालिफिकेशन का है और 167 किस चीज का है, वैकेशन का है। तो जिस व्यक्ति को 164 की डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन अट्रैक्ट हो चुकी हैं वो एसएसडी नहीं बन सकता, और जिस व्यक्ति को क्या है 167 की जो वैकेशन ऑफ ऑफिस की प्रोविजन अट्रैक्ट हो चुकी है, जो पढ़नी है हमने, तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उस केस में भी क्या है कि उसकी छुट्टी हो जाएगी। डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए हमने ये बात की थी कि जो एसएसडी है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की सभी काबिलियत रखता हो, वो अंडर सेक्शन 149 में ही है, जो मैंने बताया कि अलग चैप्टर है इसका। तो अगर वो उसकी काबिलियत खत्म हो जाती है तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टर जो है, जो क्या है एसएसडी है, तो उसको बनने के लिए एसएसडी क्या रिक्वायरमेंट थी कि वो बंदा क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सभी काबिलियत रखता हो, और अगर उसकी काबिलियत चाह चुकी है तो इसकी छुट्टी हो जाएगी। तो 164 अट्रैक्ट हो गया या 167 अट्रैक्ट हो गया, या उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो जा चुकी है, तो उसकी छुट्टी हो जाएगी एसएसडी की, ठीक है। फिर है लिमिट ऑफ एसएसडीशिप। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक समय के दौरान अधिकतम 2 कंपनीज में क्या है एसएसडी हो सकता है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड दैट द सेकंड कंपनी जहां पे वो अपॉइंट हो रहा है एसएसडी शैल नॉट बी इन ए पोजीशन, शैल नॉट बी इन ए बिजनेस विच इज कॉम्पिटिंग और इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी। एक व्यक्ति एक जगह पे क्या है एसएसडी है, दूसरी कंपनी में वो एसएसडी बनना चाहता है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो दूसरी कंपनी है वो पहली कंपनी जहां वो एसएसडी है उसके साथ कंपीटिंग बिजनेस ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच on which he ceases to hold office as SSD in a company be appointed in or be associated with the company in any other capacity either directly or indirectly। तो कहते हैं कि SSD जो है जिस कंपनी में वो था, जब उसका कंपनी से नाता टूट गया तो ज्यादा से ज्यादा नाता कब टूट जाएगा, 3 साल बाद। उस कंपनी में उस डायरेक्टर को जो SSD था 3 साल, उसको दोबारा तो लाया जा नहीं सकता, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो एक एसएसडी होता है वो इनएलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट, उसे दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, बट किसी और तरीके से वो एसएसडी जो है कंपनी से नाता जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है, बट सब्र करके, कितना सब्र करना है, 3 साल का।
एसएसडी की जो टेन्योर है वो अधिकतम 3 साल की है। भैया तूने 3 साल बिता लिए, अब थोड़ा शांति रख। 3 साल तक तेरा ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट किसी प्रकार का तेरा नाता कंपनी से नहीं होगा, अपना घर बैठो। उसके बाद क्या है, समरी। तो कुल मिला के हमने पढ़ा क्या कि पहली बात तो क्या है कि एसएसडी जो है वो कब अपॉइंट करना है। तो पहली बात, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ओनली लिस्टेड कंपनीज। तो यानी कि जो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, सॉरी, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी बात कि ये रिकमेंडेटरी सेक्शन है। कंपनी अगर अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एसएसडी अपॉइंट कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं की तो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को बोल सकते हैं कि एसएसडी अपॉइंट कीजिए। और कौन लोग, क्या एक एसएसडी एक स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी को बोलेगा तो क्या कंपनी उसकी बात मान लेगी? आंसर इज नो, बट आंसर इज यस। अगर क्या है कि उसके पास क्या है, वो जो संख्या में कितने हैं, वो 50 है, सॉरी 1/10 है या 1000 है। टोटल स्ट्रेंथ का कितना है, 1/10 या 1000, विच एवर इज लेस। अगर संख्या में क्या है कि एटलीस्ट 1000 या टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 है, विच एवर इज लेस मेंबर्स हैं, अगर कंपनी को बोलते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति, जो उन्हीं में से क्या है कि एक स्मॉल शेयर होल्डर है या बाहर का कोई व्यक्ति जो हो सकता है कि स्मॉल शेयर होल्डर ना हो, इस व्यक्ति को क्या है कि एसएसडी अपॉइंट किया जाए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज पहले जीएम से नोटिस देंगे। और कंपनी की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बाकी के सभी मेंबर्स को 7 डेज पहले नोटिस दे, ठीक है। और जो मेंबर्स कंपनी को नोटिस दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम में से किसी एक को या बाहर किस व्यक्ति को एसएसडी बनाया जाए, तो वो मेंबर्स नोटिस के साथ डिटेल देंगे, सारी क्या स्टेटमेंट देंगे, बताएंगे कि जिस बंदे को हम चाहते हैं, प्रपोज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसके पास कितने शेयर्स है, उसका फोलियो नंबर क्या है, तो शेयर्स का, ठीक है। अगर उसके पास शेयर्स नहीं है तो ये शेयर्स कितने हैं उसके पास, उसको जो फोलियो नंबर है उसके शेयर्स का, वो बताने की कोई रिक्वायरमेंट बेटा क्या है, नहीं है। और एसएसडी की जो टेन्योर है वो ज्यादा से ज्यादा बेटा कितनी है, 3 साल, और उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। फिर आगे ये लिखा था कि जो एसएसडी है उसको जो रोटेशनल डायरेक्टर वाली जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। देखिए, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट, एक रोटेशनल। अब परमानेंट कौन से होते हैं कि जो पक्के तौर पे होते हैं, जैसे कि एसएसडी कितने साल के लिए बेटा, 3 साल के लिए। जैसे एक डायरेक्टर जो एमडी भी है, अब जो एमडी होता है वो कितने साल के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए, अंडर सेक्शन 196। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, उसकी टेन्योर कितनी होती है, 3 साल की, ठीक है। तो उसकी टेन्योर होती है 5 साल की, 5 साल की, उसको दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये लोग क्या है, पक्के लोग हैं। कैसे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए, एमडी हो सकता है 5 साल के लिए, एसएसडी हो सकता है 3 साल के लिए, होल टाइम डायरेक्टर तो है ही कंपनी का एम्प्लॉय, पक्का ही है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बोल रहा हूं मैं कि ये तो लोग हो गए पक्के लोग, परमानेंट डायरेक्टर। और बाकी के जो डायरेक्टर होते हैं सारे के सारे वो कौन होते हैं, रोटेशनल, जिन्हें वारी वारी करके रिटायर होना होता है, ठीक है। रिटायर का मतलब ये नहीं कि जाना ही जाना है, तो कंपनी अगले सेक्शन में पढ़ेंगे तो कंपनी से दोबारा भी अपॉइंट कर सकती है ओवर पास करके। 99% केसेस में ये होता है कि ड्रामा ही होता है ये, कि यहाँ भी क्या है कि रोटेशनल डायरेक्टर क्या है कि रिटायर होंगे। और साथ ही किसी कंपनी की भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ के देख लेना कि हमारी कंपनी के एबीसी रिटायर हुए और हमने उसको दोबारा अपॉइंट कर लिया बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो एक तो बात ये हुई, तो टेन्योर कितनी होगी उसकी, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उसको दोबारा कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती। और जिसे हम डायरेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं वो एक तो क्या है कि 164 में डिस्क्वालीफाइड ना हो, 167 में उसकी वेकेशन की जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट ना करी हो, उसके अलावा कि उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली 149 वाली सभी बातें हों, जो टॉपिक हमने अभी पढ़ना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ठीक है। और उसकी जब छुट्टी हो जाएगी एज एसएसडी तो उसके बाद भी क्या है कि वो 3 साल तक कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। तो हम आगे चलते हैं। तो ये प्रोविजंस आप देख लेना, समरी बना रखी है, डिटेल प्रोविजन मैंने समझा दिए हैं और बोल भी दिया सारा। तो आप ये क्या है कि समरी जो बना रखी है वो आप एक बार देख सकते हो। तो आइए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन जो बेटा है वो है 152। अब क्या है कि 152 को 3 भागों में बांटा हुआ है। 152 सबसेक्शन 1 ये किस चीज का है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट बांटा है इसी सेक्शन का वो है सबसेक्शन 2 to 5। सबसेक्शन 2 to 5 वो किस चीज का बेटा? वो है कि कंडीशंस क्या है डायरेक्टर बनने के लिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बिकमिंग ए डायरेक्टर? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बिकमिंग ए डायरेक्टर। और जो 152 सबसेक्शन 6 and 7 है वो क्या है? रोटेशनल डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा 152 सबसेक्शन 1 से। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि हाँ कि कंपनी जब बनेगी तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। तो इसमें सिंपल सी बात की गई कि कहते हैं कि देखिए कंपनी के आर्टिकल में बताया जाएगा कि फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाए। कंपनी के आर्टिकल में बताया जाएगा कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाए। बट अगर कंपनी के आर्टिकल साइलेंट है कि किस प्रकार से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएं, तो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, जो क्या है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है, जिसे हम सेक्शन 2 क्लोज 55 में क्या बोलते हैं? मेंबर। जिसे क्या बोलते हैं? सेक्शन 2 क्लोज 55 में क्या बोलते हैं? मेंबर। तो उसी को क्या मान लिया जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर। मैं फिर बोल देता हूं कि कंपनी के आर्टिकल में जो लिखा गया किस प्रक्रिया से या ये बंदे कंपनी के क्या होंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। बट आर्टिकल में ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है कि ये राम श्याम क्या है डायरेक्टर है फर्स्ट, या फिर इस प्रकार से अपॉइंट किए जाएंगे। तो फिर बेटा फिर क्या होगा? जो कंपनी के सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, जिसे हम मेंबर्स बोलते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लोज 55, जो मेंबर की डेफिनेशन है, तो वही सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम क्या मान लिए जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। तो आइए चलते हैं। तो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो अपॉइंटमेंट होगी कैसे? एज पर द प्रोविजंस मेड इन द आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स में दी गई प्रोविजन के मुताबिक। बट अगर कहते हैं कि आर्टिकल साइलेंट है बिल्कुल ही फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लोज 55 क्या बोलते हैं? मेंबर। उन्हीं को क्या मान लिया जाएगा? शैल बी डीम्ड टू बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। शैल बी डीम्ड टू बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और 1% कंपनी के केस में क्या होगा? जो इंडिविजुअल है, 1% कंपनी के केस में क्या है कि जो एक ही इंडिविजुअल है, जो मेंबर है, तो उसे ही क्या मान लिया जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर। इन केस ऑफ एक 1% कंपनी एंड इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। देखिए 1% कंपनी में कोई दिक्कत ही नहीं है। 1% कंपनी में एक ही तो राजा है, एक ही तो मेंबर है। तो अगर उसने कोई और डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, तो जो वो खुद है, अकेला है, वही क्या मान लिया जाएगा बेटा? फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा, जब तक वो खुद किसी और को अपॉइंट ड्यूली नहीं कर देता है डायरेक्टर। तो अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि आर्टिकल्स के मुताबिक फर्स्ट डायरेक्टर चुना जाएगा। अगर आर्टिकल क्या है? साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम को ही क्या मान लिया जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर्स, यानी मेंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट डायरेक्टर्स। और लास्ट बात 1% कंपनी में क्या होगा? फिर जो इकलौता मेंबर है उसे ही हम क्या मान लेंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। फिर आइए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि सबसेक्शन 2 to 5, तो जो मैंने बताया कि डायरेक्टर बनने की कंडीशंस क्या है, बहुत सिंपल है, समझे ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? DIN, यानी कि डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर एक व्यक्ति के पास DIN नहीं है, एक व्यक्ति के पास क्या है? DIN यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो उसको क्या है कि कंपनी ने क्या बना लिया? डायरेक्टर। तो उसकी अपॉइंटमेंट बेटा क्या हो जाएगी? वॉइड। बिना डिन के किसी भी व्यक्ति की जो अपॉइंटमेंट है वो क्या होती है? वॉइड। अब मान लीजिए मैंने क्या किया? डिन के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुझे अभी अलॉट नहीं हुआ। तो मैंने डिन के लिए अभी अप्लाई किया है बट मुझे अभी अलॉट नहीं हुआ, तो क्या होगा कि तो मुझे बिफोर अलॉटमेंट ऑफ डिन बट आफ्टर अप्लाइंग डिन मैं आई हैव अप्लाइड फॉर द डिन, और 2 दिन बाद मुझे कंपनी ने क्या बना लिया? डायरेक्टर। तो चलो कंपनी कहती है डिन अप्लाई तो किया ही हुआ है, तो आजकल में आ जाएगा।
तो अपॉइंटमेंट के बाद क्या हुआ कि मुझे एज ए डायरेक्टर चुन लिया गया, तो उसके बाद 2 दिन बाद दिन आ भी गया, तो मेरी अपॉइंटमेंट क्या है, वॉइड है तब भी। क्यों? क्योंकि जब तक दिन अलॉट नहीं हो जाता, क्या याद रखना, अलॉट। तो बेटा जब तक क्या है कि दिन अलॉट नहीं हो जाता, तब तक क्या है कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो पहली कंडीशन तो दिन की है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बंदा डायरेक्टर बन रहा है उसको अपनी कंसेंट भी फाइल करनी है कंपनी के साथ कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं और मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। तो जो बंदा डायरेक्टर बन रहा है वो कंपनी को अपनी कंसेंट फाइल करेगा और बोलेगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। और कंपनी की भी बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी विद आरओसी की बताए कि हमने ये बंदा एज ए डायरेक्टर चुन लिया है, ये हमारा क्या है, डायरेक्टर है। ठीक है। और इसके अलावा जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है वो होगी मेंबर्स की मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो मतलब क्या है, एक वो कंसेंट फाइल करेगा कंपनी के पास, और उससे पहले क्या है कि दिन होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मतलब अलॉट हो चुका हो, दिन उसको अलॉट हो चुका हो, कंसेंट फाइल करेगा और मेंबर्स की मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। और इसकी जो कंसेंट है वो कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगी। तो ये क्या है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कंडीशंस है। आगे चलते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि जनरल प्रोविजंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। हाय हाय, ये तो लिखा आता है ना, मजा आ जाता है क्योंकि किसी को समझ नहीं आता। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मतलब इस एक्ट में कहीं और कुछ लिखा हुआ है तो वैसा होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शनल क्लॉज। क्या है? रिडीमिंग क्लॉज। बेटा रिडीमिंग क्लॉज क्या होती है कि जो क्लॉज झुक जाती है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं और कुछ और लिखा है बेटा तो वैसा होगा, नहीं तो कैसा होगा। एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। देखिए ये पहली जो लाइन है इसका मतलब बहुत गहरा है, समझाता हूं आपको, मुझे समझाना ही पड़ेगा आपको। कैसे? उसने लिखा क्या था, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में अगर कहीं और कुछ और लिखा है तो वैसा होगा, नहीं तो क्या है, मेंबर कहां कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, जीएम में। अब बताइए कि ऐसा कहां लिखा है, ऐसा कहीं और कहां लिखा है कि जहां डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। सिंपल क्या है, कहां का लिखा है, सुनिए ध्यान से। तो ये लिखा है सेक्शन, तो ऐसा क्यों बोला उसने कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि यानी इस एक्ट में कहीं और कुछ और लिखा है तो वैसा होगा, नहीं तो डायरेक्टर तो जीएम में ही अपॉइंट होंगे बाय मेंबर्स। तो बिल्कुल सही तो लिखा कि क्या लिखा कि 161 में लिखा कि क्या है कि जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, बोर्ड करेगा। तो ठीक लिखा है, तो बोर्ड कर सकता है। और 242 में लिखा है कि एनसीएलटी कर सकता है अगर कोई कंपनी फ्रॉडलेंटली वगैरह काम कर रही है। तो मतलब सिंपल हुआ कि डायरेक्टर्स को 3 लोग अपॉइंट कर सकते हैं, एक मेंबर्स कर सकते हैं। ये बात कहां लिखी बेटा, 152 जो हम पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन कर सकते हैं, मेंबर्स कर सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और 161 में क्या लिखा कि बोर्ड कर सकता है जो हमने भी पढ़ना है। और 1242 में कौन कर सकता है, एनसीएलटी जो हमने पढ़ना है। तो 3 लोग क्या हैं, 3 तरह के लोग क्या हैं कि डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए हम चल रहे थे 152 सबसेक्शन 2 में। तो सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। ठीक है, जीएम में अपॉइंट किया जाएगा। तो देखिए जीएम में जब अपॉइंट किए जाते हैं तो वहां पे या तो ओआर लिखा होता है या एसआर। तो कभी भी याद रखना जहां पे लॉ में लिखा है कि जीएम में अपॉइंट किया जाएगा, लॉ में याद रखना कहीं भी लिखा है कंपनी लॉ में कि जीएम में अपॉइंट किया जाएगा। अगर जीएम में लिखा है कि जीएम में चाहिए एसआर तो बेटा क्या चाहिए, एसआर। जीएम में अगर लिखा है कि एसआर चाहिए तो एसआर चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा तो बेटा क्या चाहिए, ओआर। अब मैंने फिर बता रहा हूं कि 114 के तहत, सेक्शन 114 के तहत जो ओआर होता है बेटा वहां क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी।
OR के लिए क्या चाहिए बेटा, सिंपल मेजोरिटी, और SR के लिए क्या चाहिए होती है, 3 टाइम्स मेजोरिटी। तो OR के लिए चाहिए हमें सिंपल मेजोरिटी और SR के लिए चाहिए 3 टाइम्स मेजोरिटी। तो आगे चलते हैं। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन GM। तो आगे क्या है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डिन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिना डिन के किसी को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। और एक चीज और ध्यान से देखिए, अलॉटेड, क्या लिखा है, अलॉटेड। तो अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डिन, तो बिना डिन की अलॉटमेंट के। तो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने अप्लाई कर रखा है डिन के लिए तो कंपनी मुझे बना लेती है डायरेक्टर, तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कह तो रहे हैं अलॉटेड। तो जब तक दिन अलॉट नहीं होगा तो आपको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। अलॉटेड, अप्लाई कर दिया, आया नहीं है, डायरेक्टर बना लिया, गलत। अलॉट हो गया है, डायरेक्टर बना लिया, डन, कोई इशू नहीं। तो क्या है कि दिन अलॉट हो चुका हो। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द दिन अंडर सेक्शन 154। अलॉटमेंट ऑफ दिन किस में कवर किया था हमने, 154 में। और एनी अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। जो गवर्नमेंट क्या है, कह सकती है कि दिन की जगह आप ये ले लीजिए। तो एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय द कंपनी इन GM और अदरवाइज शैल फर्निश हिज दिन एंड ए डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी बंदा कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है वो क्या देगा, एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। कंपनी को अपना दिन बताएगा और एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूं, मैं देखिए क्या है, डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, आई एम क्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर। अब ये पता कैसे लगेगा कि मैं क्वालिफाइड हूं या डिस्क्वालीफाइड हूं, उसके लिए क्या देखेंगे हम, पढ़ना है हमने 164 जो डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन है वो पढ़ना है हमने, ठीक है। तो अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो पहले मैं कंपनी लोगों की किताब खोलूंगा और सेक्शन 164 चेक करूंगा कि मैं क्वालिफाइड हूं कि डिस्क्वालीफाइड। अगर मैं क्वालिफाइड हूं यानी उस डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं करता तो मतलब मैं क्वालिफाइड हूं, तो मैं कंपनी को बोलूंगा जी देखिए मैंने 164 पढ़ लिया है, मैं क्वालिफाइड हूं, ये पकड़िए मेरा डिक्लेरेशन। तो मेरा क्या है, मैं कहीं 164 में नहीं आता, मैं क्या हूं, क्वालिफाइड हूं, तो मुझे आप डायरेक्टर बना लीजिए। ये देखिए मेरे पास डिन भी है, ठीक है, डिन होना चाहिए प्लस आप क्वालिफाइड है, यानी कि आप 164 में कहीं नहीं आते। फिर आगे चलते हैं। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट act as a director unless he gives his consent। तो उसने कंपनी को पहले तो डिक्लेरेशन दिया किस बात का, ये मेरे पास डिन है प्लस मैं कहीं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, फिर साथ में क्या फाइल कर अपनी कंसेंट। तो ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज इज डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर एंड सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद द ROC। तो ROC के पास फाइल भी करनी है विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट in such manner as may be prescribed। prescribed मतलब बाय रूल्स होता है, MCA बनाती है तो आप फॉर्म वगैरह लिखे होते हैं, वो आपके लिए इतने रिलेवेंट नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन GM an explanatory statement for such appointment annexed to the notice for GM shall include a statement that in the opinion of the board he fulfills the conditions specified in this act for such appointment। देखिए क्या है, अब इसमें कहते हैं कि अगर जो बंदा डायरेक्टर बन रहा है और उसकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक बात तो वो डिक्लेरेशन देगा कि मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल हूं। वो कैसे पता लगेगा कि मैंने 159 सबसेक्शन 6 पढ़ लिया है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में फॉल करता हूं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं। और इस बात को क्या होता है, 134 एक बोर्ड का सेक्शन है, बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है 134। तो 134 में क्या है कि जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है बोर्ड द्वारा, उसमें भी क्या है, बोर्ड अपना एक स्टेटमेंट देता है कि हाँ भी जिसे हमने अपॉइंट किया उसमें वो सभी खूबियां जो क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में होती हैं।
तो जो बंदा बन रहा है वो कंपनी को क्या दे रहा है, डिक्लेरेशन, अगर वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहा है कि मुझ में क्या है, सभी खूबियां हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की। तो ये हमारा हुआ डायरेक्टर बनने की कंडीशंस। और डायरेक्टर बनने की क्या खूबियां है, पहला दिन अलॉट हो चुका हो, दूसरा मेंबर्स की मीटिंग में यानी जीएम में, जीएम किसकी, मेंबर्स की, वहां पे क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, थर्ड कि जो डायरेक्टर बन जाए वो कंपनी को अपना दिन देगा प्लस डिक्लेरेशन देगा कि मैं कहीं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, और वो कंपनी के पास अपनी कंसेंट फाइल करेगा, प्लस कंसेंट की कॉपी कहां फाइल करेगा, विद आरओसी, कब, अपॉइंटमेंट होने के 30 दिन के अंदर फाइल करेगा। और अगर वो बंदा क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए, अगर एक इंडिविजुअल क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए, तो वो एक डिक्लेरेशन देगा कि मुझ में वो सभी खूबियां हैं, सभी विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, जो क्या है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की जो होती हैं अंडर सेक्शन 149, जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर में मैंने कवर नहीं कर रखा, उसका चैप्टर अलग कर रखा क्योंकि वो काफी लेंथी। आगे चलिए, तो ये होगी हमारी कंडीशंस। नेक्स्ट है, ये बेटा काफी रेलेवेंट है, ये है रोटेशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। क्या है, रोटेशनल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब क्वेश्चन ये आया कि रोटेशनल क्या होता है। मैंने पहले ही बताया इस चैप्टर में कि डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक पक्के, एक जो बारी बारी जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए कंपनीज जो हैं तो उनमें क्या होता है कि पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो कहते हैं कि तुम पक्के तौर पे नहीं बैठ सकते यहां पे, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए थोड़ा करके। तो आपने देखा होगा बैंक में भी क्या होता है कि बैंकिंग एम्प्लॉइज को क्या होता है कि इधर उधर भेज दिया जाता है, एक जगह नहीं रखा जाता। उसका कारण क्या होता है कि ब्रांच जो है एक बंदे, कुछ बंदों के कंट्रोल में ना आए, तो नए नए बंदे आते हैं, चेक करते हैं कि कंपनी में सही चल रहा है, तो एक बंदे जो बीच में बैठे रहेंगे उनको भेद पता होते हैं सारे के सारे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि रोटेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक ही टाइम, अब तो ऑडिटर में भी आ गया, अब तो क्या है कि ऑडिटर में भी रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। जो सत्यम का घोटाला हुआ था तो यही था कि पुराने जो ऑडिटर बैठे थे उन्होंने ही, कहते हैं कि बीच में मिली भगत थी, तो जांच पड़ताल हुई। ठीक है, तो बहुत जगह ये होता है कि जो लोग पक्के बैठे होते हैं वो भेती लोग होते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला होने के चांसेस ज्यादा है। तो कहते हैं कि बच्चे का क्वेश्चन आया, सर जो डायरेक्टर है उस पर क्यों गाज गिरा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसको क्यों निकाला जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर वो बंदा अच्छे से काम कर रहा है तो कंपनी इसको दोबारा अपॉइंट कर लेगी और पास करके। तो ऐसा नहीं है कि जिसको हम रिटायर कर रहे हैं उसको वापस नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिटायर हुआ है, जो ऑटोमेटिकली रिटायर हुआ है, जो हम पढ़ेंगे, जो ऑटोमेटिकली रिटायर हुआ है उसको कंपनी दोबारा ला भी सकती है, मेंबर्स दोबारा ला सकते हैं, मालिक दोबारा ला सकते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मतलब जो डायरेक्टर हैं वो दो प्रकार के हैं, एक परमानेंट, एक रोटेशनल। अब परमानेंट तो कौन से हुए, पक्के, जो मैंने पहले बताया, कौन से, होल टाइम डायरेक्टर हो गए 5-5 साल के लिए मान लीजिए, उसका एमडी हो गया, मान लो 5 साल तक अपॉइंट कर रखा है, 196 में लिखा हुआ है कि 5 साल तक कर सकते हैं होल टाइम को या एमडी को। ठीक है, और मैनेजर भी लिखा है वहां, बट हम इस टाइम जो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ना कि मैनेजर का, ना कि मैनेजर का। तो देखिए अब जो एमडी की टेन्योर हो सकती है वो 5 साल हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, अंडर सेक्शन 196। होल टाइम की 5 साल हो सकती है, इंडिपेंडेंट की भी 5 साल हो सकती है, दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हैं 5 साल के लिए एसआर पास करके। ठीक है, तो उनकी जो टेन्योर फिक्स है। उसके अलावा हमने अभी पढ़ा 151 में एसएसडी वाला, तो स्मॉल शेयर होल्डर की टेन्योर भी 3 साल हो सकती है। तो ये तो बेटा कौन से होके पक्के हो गए। अब सारे ही पक्के कर दिए तो काम ही खराब हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट 2/3, अगर कंपनी चाहे तो सारे के सारे, अगर कंपनी चाहे तो सारे के सारे, अगर कंपनी ना चाहे तो कोई बात नहीं, फिर भी क्या है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर। तो अगर आर्टिकल में लिख दिया गया, अगर क्या है बेटा आर्टिकल में लिख दिया गया, अगर क्या है आर्टिकल में लिख दिया गया कि क्या है कि एटलीस्ट
2/3 डायरेक्टर्स, मान लीजिए आर्टिकल में लिख दिया गया कि सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल होंगे, तो अच्छी बात है। अगर आर्टिकल में लिख दिया गया कि सारे के सारे डायरेक्टर क्या होंगे, रोटेशनल होंगे, तो ठीक है, तो सभी क्या होंगे, रोटेशनल, यानी कोई पक्का नहीं है। तो हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी कोई प्रोविजन नहीं है कि जहां लिखा हो कि कंपनी के पास पक्का डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। और अगर लिख दिया गया आर्टिकल में कि क्या है कि सभी के सभी रोटेशनल होंगे, तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखा गया तो एटलीस्ट क्या है कि 2/3 डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, रोटेशनल। तो एटलीस्ट कंपनी के 2/3 डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, रोटेशनल। एक चीज याद रखना, तो कहने का भाव क्या है कि जो पक्के वाले डायरेक्टर्स वो कौन कौन से होते हैं, एमडी, होल टाइम, इंडिपेंडेंट या फिर आपका एसएचजी। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो मैंने बोले पक्के वाले, ये ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 1/3। मान लीजिए कंपनी के टोटल डायरेक्टर की स्ट्रेंथ कितनी है, 9, तो पक्के वाले कितने हो सकते हैं, 1/3 यानी कि 3, 2/3 तो क्या होंगे, रोटेशनल। अब देखिए ये तो आपको समझ आ गया कि आर्टिकल में अगर लिखा हुआ है कि सारे के सारे क्या है, रोटेशनल, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए अगर आपके आर्टिकल में बेटा ये लिखा हुआ है, अगर आपके क्या है आर्टिकल में ये लिखा है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल, तो सारे के सारे क्या होंगे, रोटेशनल। अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा, अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो कम से कम क्या होगा, 2/3 डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल। एक बात तो आपको समझ आ गई। अब सर ये प्राइवेट कंपनी में भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी में तो पब्लिक का पैसा लगा नहीं होता, तो ये जो रोटेशनल वाला कॉन्सेप्ट है ये प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल बेटा नहीं है। अब चलिए 2/3, मान लीजिए कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा, तो पब्लिक कंपनी है, मान लीजिए 12 डायरेक्टर्स हैं, तो 12 का 1/3 कितना होता है, 4, बेटा 12 का 1/3 कितना होता है, 4। तो 4 जो डायरेक्टर्स हैं वो तो चलो कंपनी क्या है, पक्के वाले कर सकती है, तो एटलीस्ट 2/3, यानी कि 12 का 2/3 कितना हुआ, 8, 12 का 2/3, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। तो 12 में से 8 डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल। अब क्वेश्चन ये आया कि रोटेशनल तो ठीक है सर, रोटेशनल हो गए, तो 12 में से 2/3 क्या है, रोटेशनल है। अब क्या है कि जो रोटेशनल है उनमें से क्या है कि 1/3 क्या होंगे, जिनको जाना है, 1/3 क्या है बेटा, जिनको जाना है। तो 8 का 1/3 करेंगे हम, वो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 को तो अब जाना ही जाना है, ठीक है, क्या बोलो, 3 को तो बेटा क्या है, जाना ही जाना है। अब 3 कौन से जाएंगे, जो पहले आए थे, जो पहले आए थे वो जाएंगे। और अगर क्या है कि जो मान लीजिए 3 आए थे, एक आया था पहले राम, वो जाएगा, फिर आया था श्याम, फिर वो जाएगा, फिर आया था ए एंड बी सेम डे को। अब क्वेश्चन आया कि जो ए एंड बी है ये दोनों जाएंगे कि इनमें से एक जाएगा, तो निकालने तो में 3 है, ठीक है, राम चला गया, श्याम चला गया। अब क्या है कि ए बी सेम डे आए हैं, तो जो बंदे सेम डे आए हैं तो जाना एक को है, तो क्या कैसे निकलेंगे, वो बाय लॉट, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, बाय लॉट, बेटा कैसे निकलेंगे, बाय लॉट। पहले तो कोशिश की जाएगी वो कंसेंट कर ले, आपस में सहमति कर ले। अगर उनकी सहमति बन जाती है, ए कहते चल मैं चला जाता हूं, तो बी कहता ठीक है, तो ए चला जाएगा, तो बात खत्म। अगर उनकी सहमति नहीं बन रही, कंसेंट नहीं बन रही आपस में, तो क्या है, बाय लॉट, पर्ची पुर्ची निकालेंगे, ठीक है, तो उनमें से एक निकल जाएगा। तो चलिए मैं क्या कह रहा हूं, 2/3 एटलीस्ट रोटेशनल, अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा, और 1/3 उसमें से क्या है, रिटायरिंग। पर एक चीज और याद रखना बेटा कि जो 2/3 करेंगे तो हमेशा नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे। यानी मान लीजिए अगर आप 13 का 2/3 करते हैं, 13 का 2/3 करते हैं, तो 8 पॉइंट कुछ आता है, 8 पॉइंट कुछ, 8.33 आता है, तो 8.01 भी आ जाए तो नेक्स्ट पे जाना है। तो 13 का जब आप कर रहे हैं, 13 का 1/3 करते हैं, 2/3 करते हैं, तो वो 8 पॉइंट कुछ आता है, तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट 9 पे चले जाना है, 9। अब जब रिटायरिंग देखेंगे तो क्या करेंगे, 1/3, तो 9 का 1/3 कितना, 3। तो जब 1/3 देखेंगे तो नियरेस्ट देखेंगे, 0.50 से ऊपर है, ठीक है, तो क्या देखेंगे, नेक्स्ट इंटीजर, 0.50 से नीचे तो नीचे वाला, तो ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो
क्या है, रोटेशनल होंगे पहले, और रोटेशनल का ही क्या है कि 1/3 रिटायर होंगे। रोटेशनल क्या है, एटलीस्ट 2/3 अगर आर्टिकल साइलेंट है। अगर आर्टिकल में लिखा है कि सारे के सारे रोटेशनल तो ठीक है, आर्टिकल साइलेंट है तो क्या है, एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे रोटेशनल, और रोटेशनल का 1/3 क्या होंगे रिटायर, हर साल होंगे ये। बट कंपनी चाहे तो दोबारा अपॉइंट कर सकती है। तो ये हम सीक्वेंस में चलते हैं थोड़ा सा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा, तो आप इसको हम पढ़ते जाएंगे। कहते हैं जी अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम। ठीक है, अगर आर्टिकल ने कह दिया कि सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या है एजीएम में जाएंगे, अगर क्या है आर्टिकल्स कह देते हैं कि सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या है एजीएम में जाएंगे, तो ठीक है। नहीं तो क्या है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। अगर आर्टिकल ने कह दिया कि सारे के साथ तो ठीक है, अगर आर्टिकल ने कुछ नहीं कहा तो एटलीस्ट 2/3 of total number of directors of a public company shall be persons whose period of office is liable to determination by retirement of director by rotation। कहने का भाव क्या है कि if article silent, आर्टिकल क्या है साइलेंट है, तो क्या होगा एटलीस्ट क्या होगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो डायरेक्टर्स है उसका क्या है कि 2/3 जो है, ठीक है, उसका 2/3 क्या होंगे रोटेशनल होंगे। ठीक है, क्या होंगे रोटेशनल। ठीक है जी, तो आर्टिकल ने कह दिया कि सारे के सारे तो सारे के सारे, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या होगा कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स का एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे रोटेशनल होंगे। ठीक है, फिर कहते हैं बी द पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। तो फिर वही बात आ गई कि एक्ट में कुछ और प्रोवाइड किया गया है, तो 161 में बोर्ड, 242 में एनसीएलटी, ठीक है, अपॉइंट करेंगे। तो ये अपॉइंट कहाँ किए जाएंगे, बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। कहने का भाव क्या है कि जो बंदे क्या है कि रोटेशनल है, ये वो वाले होंगे रिटायर बाय रोटेशन जो जीएम में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, जो मेंबर्स ने अपॉइंट किए हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जो लोग 161 में बोर्ड ने अपॉइंट किए हैं या 242 में एनसीएलटी ने अपॉइंट किए हैं, वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते। ठीक है, वो क्या है कि नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, तो इसी तो समझ आ गई होगी आपको कि क्या है कि अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स शेल लिखा है, पर्सन वो लोग होंगे जो क्या होंगे लायबल टू रिटायर है। ये नहीं कहते कि वो रिटायर होंगे, रिटायर तो आगे जाके 1/3 ही है, लायबल टू रिटायर यानी क्या है रोटेशनल डायरेक्टर्स है, वारी वारी जाएंगे। तो 2/3 तो एटलीस्ट क्या होगी रोटेशनल। एंड क्या है बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो 161 242 को छोड़ के बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। तो जिन्हें अपॉइंट कहाँ किया गया है जीएम में, और आगे उनको दोबारा भी अपॉइंट कैसे कर सकते हैं जीएम में। द रिमेनिंग डायरेक्टर्स जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं इन केस ऑफ एनी सच कंपनी शैल इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। जो कहते हैं कि देखिए अब जो बचे हुए जो 2/3 डायरेक्टर्स हैं एटलीस्ट, वो तो क्या है कि वो रोटेशनल है। अब बाकी के जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं 1/3 उन्हें भी कौन अपॉइंट कर रहा है, मेंबर्स तो अपॉइंट कर रहे हैं, मेंबर्स ही अपॉइंट कर रहे हैं किसमें जीएम में। ठीक है, एट द फर्स्ट एजीएम ऑफ ए पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ द जीएम एट विच द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द क्लोज ए एंड बी एंड एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम 1/3 ऑफ सच ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर टाइम बिंग। तो कहते हैं कि देखिए
कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम है, उसके बाद जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, उसके बाद जो फर्स्ट एजीएम आई, उसका सब्सिक्वेंट एजीएम आई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वहां पे क्या है कि जो रोटेशनल है उसका 1/3 ऑफ सच ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग एज आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और इफ देयर नंबर इज नाइदर 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर नियरेस्ट टू 1/3। मैंने बताया था कि जो 1/3 करेंगे तो नियरेस्ट करेंगे, नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट है। तो 2/3 करेंगे तो नॉट लेस देन 2/3 लिखा था, नॉट लेस देन 2/3। तो नॉट लेस देन 2/3 का मतलब क्या था कि कम से कम 2/3, यानी कि 2/3 करते समय जब हमने 2/3 किया तो मान लो 8.1 आ गया, तो हम उसको 8 उठा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 2/3 हो जाएगा। पर बोला क्या गया है, नॉट लेस देन, इक्वल टू या मोर देन, तो 2/3 से नीचे नहीं हो सकता। तो 8.1 है तो हम उसे 8 नहीं कर सकते क्योंकि लेस देन 2/3 हो जाएगा। वो कहेंगे नॉट लेस देन 2/3, यानी कि 0.1 भी आ गया तो उसको हम 9 कवर कर लेंगे। अगर 2/3 8.1 आ रहा है तो कितना ले लेंगे बेटा, 9। बट जब कहते हैं कि 1/3 करेंगे, इसका 9 का 1/3 करेंगे, अगर क्या है परसेंट पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, तो 1/3 पॉइंट्स में आ रहा है तो क्या करेंगे, नियरेस्ट लेंगे, जो हम नॉर्मली करते आए हैं आज तक। द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन, तब तक क्या बोला उसने, केवल ये बात बोली है कि आर्टिकल में लिखा है कि सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रोटेशनल, तो अच्छी बात है। नहीं लिखा तो पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे, रोटेशनल होंगे, और 2/3 में से 1/3 क्या होंगे, रिटायर्स, हर साल होंगे। और 2/3 जब करेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर पे ही जाना है हमें, ठीक है, फ्रैक्शन के आगे ही जाना है हमें, पीछे नहीं जाना। और अगर 1/3 करेंगे तो कौन सा देखेंगे बेटा, नियरेस्ट, नियरेस्ट देखेंगे। फिर आगे कहते हैं डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। मैंने क्या बोला, जो पहले आएंगे वो पहले जाएंगे, फीफो मेथड लगाइए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट। अपॉइंट होने के बाद जो लंबे समय तक सबसे ज्यादा रहे ऑफिस में, सबसे पहले उनको जाना पड़ेगा। बट एज बिटवीन पर्सन्स हु बिकेम डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे, यानी कि मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे पूरी कर देता हूं, दोज हु आर टू रिटायर शैल इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स बी डिटरमाइंड बाय लॉट। कहने का भाव क्या है कि देखिए कुल मिला के जो डायरेक्टर्स हैं वो हमें 3 रिटायर करने हैं, ठीक है, 2/3 किया फिर 1/3 किया, तो हमें 3 रिटायर करने हैं। ए पहले आया सबसे, हमने कहा चलिए इसको रिटायर करो। फिर आया बी, तो हमने कहा चलो इसको रिटायर करो। फिर उसके बाद अगले बार जब रिटायर करने की बारी आई तो पता लगा कि सी और डी तो इकट्ठे एक ही दिन आए थे। अब सी डी इकट्ठे तो निकाल नहीं सकते, निकालने के कुल 3, जिसमें से 2 तो कर दिए रिटायर हमने। अब सी डी को इकट्ठा कैसे रिटायर करें, तो उसमें एक रिटायर करेंगे, कौन सा। अब इनमें आपस में सहमति बन गई तो सी कहता है मैं चला जाता हूं, तो सी को भेज देंगे, ठीक है, सी रिटायर हो जाएगा। बट झगड़ा है, सी कहता है डी को तू जा, डी कहता है सी को तू जा, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी झगड़े को खत्म करती है बाय लॉट, पर्ची निकाल ली, कुछ भी कर लिया बाय लॉट। तो लॉट से निकल गई सी की, तो सी की छुट्टी, सी की छुट्टी, बच कौन गया पीछे डी, ठीक है। तो ए बी सी जाएंगे इस केस में बाय लॉट के केस में, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि एट एजीएम एट विच ए डायरेक्टर रिटायर्स एज अ फोरसेट, इस प्रकार से जो डायरेक्टर रिटायर होता है, तो जो मैं बात कर रहा था मेन, कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर और सम अदर पर्सन देयर टू, यही कुछ होता है। आप किसी की भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देखिए तो हर कंपनी यही करती है, क्या है कि हमने राम श्याम पप्पू शप्पू क्या है कि रिटायर किए, और आगे जाके पढ़ोगे यही लिखा होता है कि उनको रीअपॉइंट कर लिया गया। क्या किया गया, उनको रीअपॉइंट कर लिया गया। सभी कंपनियां ऐसे करती हैं, कभी भी देख लेना, ठीक है। और कंपनी क्या कर सकती है एज पर लॉ, कि कंपनी जिसे रिटायर कर रही है वो रिटायर होंगे तो कंपनी क्या है कि उसे रीअपॉइंट कर सकती है, चाहे तो उन्हें कर सकती है रीअपॉइंट, या उनकी जगह किसी और को भी अपॉइंट कंपनी कर सकती है। तो वैकेंसी फिल कैसे करेगी, या उन्हीं को अपॉइंट कर लिया या उनकी जगह पे कोई और बंदा कंपनी ले आई। फिर कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स था जो हमने कहां पढ़ा था, यहाँ पे क्या था, 2/3 ऑफ
पढ़ा था हमने बेटा कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ठीक है, कि 2/3 टोटल नंबर ऑफ का मतलब क्या है, शेल नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि रिटायर नहीं होना, whether appointed under this act or any other law for the time being in force on the board of company। तो यानी जो 2/3 कर रहे हैं डायरेक्टर्स का, मान लीजिए कंपनी के टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स कितनी है, 12 में से 3 कौन से हैं, इंडिपेंडेंट, बच्चे कितने, 9 का करेंगे 2/3। तो हमने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लेने, ठीक है। फिर कहते हैं कि इफ वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड अप, जो रिटायर हो रहा है उसकी वैकेंसी फिल नहीं की गई अभी, एंड द मीटिंग हैज, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड द मीटिंग हैज not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is national holiday, till the next succeeding day which is not a holiday at some time and the same time and place। क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि मान लीजिए जो डायरेक्टर रिटायर हुआ उसकी वैकेंसी फिल नहीं की गई अभी, ना ही ऐसा कुछ बोला गया है मेंबर्स द्वारा कि इसकी वैकेंसी फिल नहीं करनी, तो क्या होगा, आज एजीएम हुई है, तो एजीएम में क्या हुआ, 2 डायरेक्टर्स रिटायर हो गए, अब कुछ बोला ही नहीं गया, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई कि जो दो रिटायर हुए हैं इनको दोबारा रीअपॉइंट करना है या इनकी जगह नया लेके आना है, कोई बात ही नहीं हुई। तो उस केस में क्या होगा, एजीएम अडजर्न्ड हो जाएगी, कब, इन द नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, ठीक है। अगर उस दिन छुट्टी आ गई, नेक्स्ट वीक को, सेम डे को छुट्टी आ गई, नेशनल हॉलिडे आ गई, तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, ठीक है, जो नेक्स्ट डे होगा, सक्सीडिंग डे होगा, जिस दिन जो छुट्टी नहीं होगी जिस दिन, उस दिन मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, इफ एट द adjourned मीटिंग ऑल्सो, इफ एट द adjourned मीटिंग ऑल्सो द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप एंड दैट मीटिंग ऑल्सो हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी। adjourned मीटिंग में भी क्या होगा, तो उसके बाद क्या आता है, अनलेस क्या कहते हैं कि डायरेक्टर मान लिया जाएगा कि रीअपॉइंट हो गया, बट अनलेस एट दैट मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग ए रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू मीटिंग एंड लॉस्ट। क्या कहते हैं, उस मीटिंग में या उससे पिछली किसी मीटिंग में उस डायरेक्टर की जो रिटायर हो रहा है उसकी रीअपॉइंटमेंट का जो रेजोल्यूशन था पुट टू वोट तो किया गया था, वोटिंग तो करवाई गई थी, बट वो उसकी रीअपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। पहला पॉइंट, रिटायरिंग डायरेक्टर हैज बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू द कंपनी और टू द बोर्ड एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस, तो उसने अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी। फिर कहते हैं कि ही इज नॉट क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, तो डिस्क्वालिफाइड हो गया। रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस अपॉइंटमेंट और reappointment by virtue of any provisions of this act or section 162 is applicable to case, ये 162 हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। तो for the purposes of this section 160 the expression retiring director means a director retiring by rotation। तो देखिए अब इसको एक बार सारा का सारा रिवाइज करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये लास्ट वाले पॉइंट में तो इतना कह रहे हैं कि कहते हैं कि एजीएम में अगर जो डायरेक्टर है उसको रीअपॉइंट करने के बारे में बात ही नहीं हुई, या फिर क्या है कि उसकी जगह किसी और को लाने की बात नहीं हुई, तो क्या बोलते हैं कि जो एजीएम है वो अडजर्न्ड हो जाएगी इन द नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, ठीक है। तो अब उस अडजर्न्ड एजीएम में भी क्या है कि कोई बात नहीं हुई इसको डिस्कस करने की, उसको रीअपॉइंट करने की कोई बात नहीं हुई, तो उस बंदे की क्या है, ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो बंदा क्या है कि रिटायर हो रहा है उसकी क्या है कि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी, ठीक है। और कहते हैं बट एक्सेप्शन लिख दी कि कौन सी केस में नहीं होगी। बेटा वो कौन सा केस है, एक उसने अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी, मुझे बनना ही नहीं है, या वो खुद भी डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, या फिर क्या है कि अपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन पे वोटिंग तो करवाई गई बट वो वोटिंग में सफल नहीं हो पाया, यानी उसके अपॉइंटमेंट के लिए ओवर पास नहीं हो पाया, ठीक है। या फिर क्या है कि 162 जो हमने करना है उस पर सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। तो इन केसेस में क्या है कि वो अपॉइंटमेंट उसकी नहीं हो सकती, ठीक है बेटा।
तो 152 क्या है कि मैं एक बार आपको फटाफट बोल के सुना देता हूं। अब 152 में यही है कि एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्या होंगे, रोटेशनल। अगर आर्टिकल में लिखा गया है कि सभी के सभी डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल, तो सभी के सभी होंगे, नहीं तो 2/3 डायरेक्टर्स तो रोटेशनल होंगे ही होंगे, और 2/3 जो रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 आगे क्या होंगे, रिटायर होंगे हर साल। और जो 2/3 करेंगे तो हमेशा नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे, जो 1/3 करेंगे तो जो नियरेस्ट है उस पर जाएंगे। अब कहते हैं कि देखिए अब ये रिटायर होंगे कहाँ, एजीएम में। जो मेंबर्स ने अपॉइंट किए थे रिटायर कहाँ होंगे, एजीएम में। और जो एजीएम में रिटायर हो रहे हैं वो होंगे कैसे, जो पहले आए थे वो पहले जाएंगे। अब मान लीजिए राम श्याम 2 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, राम पहले आया वो पहले जाएगा। अब श्याम के साथ एक बंदा और आया था, मिस्टर ए, तो श्याम प्लस ए, अब जाना मान लीजिए दो को है, तो श्याम तथा ए एक ही दिन आए हैं, तो जाएगा कौन, बाय सहमति, बाय कंसेंट। जो कंसेंट बन जाएगी उनकी उस हिसाब से वो चले जाएंगे। बट उनकी अगर कंसेंट नहीं बन रही तो उनको बाय लॉट जाना पड़ेगा, लॉट निकलेगा, जो जिसके वारी आगे वो चला जाएगा। फिर कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर जिस एजीएम में वो रिटायर हुए तो कंपनी चाहे तो उसको क्या है कि दोबारा रिअपॉइंट कर सकती है, या उनकी जगह किसी और को रिअपॉइंट कर सकते हैं, मतलब मेंबर्स रिअपॉइंट कर सकते हैं उन्हें या किसी और को। बट एजीएम जिसमें वो रिटायर हुए उस एजीएम में उनको रिअपॉइंट करने की कोई बात ही नहीं हुई, तो क्या होगा, एजीएम अर्जेंट हो जाएगी इन द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम, ठीक है। और वहां भी अगर उनको रिअपॉइंट करने के बारे में फिर कोई चर्चा नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली रिअपॉइंट हो जाएंगे। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां वो ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट नहीं होती। वो कौन से केस है बेटा, एक जहां उन लोगों ने, जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी है, या वो डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, या कंपनी ने मीटिंग के द्वारा उनको अपॉइंट करने की कोशिश तो की, यानी रेजोल्यूशन वाज पुट टू वोट, बट वो पास नहीं हो पाया, यानी एंड लॉस्ट, पुट टू वोट एंड लॉस्ट। तो या फिर इनको क्या है कि 162 प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार से हमारे